तो हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। हम बात कर रहे थे हमारे सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, जिसकी यूनिट नंबर 1 हमने शुरू की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगर एक बार हम क्विकली रिकैप करें क्या क्या चीजें हमने देख ली हैं, तो लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट डू वी मीन बाय फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स मिलता है। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हमने फर्दर क्लासीफाई कर लिया था स्टैटिक, काइनेटिक, डायनेमिक्स में। देन हमने माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो की थी। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं, वेयर इज एन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फ्लूइड के पूरे पार्टिकल्स को हम एक ही जैसा मान के चलते हैं, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉइड्स नहीं मानते हैं। फिर हमने स्लिप फ्लो, नॉन स्लिप फ्लो और आपके फ्री मॉलिकुलर फ्लो के बारे में बात की थी, जो कि हमें बताता है नुट्सन नंबर। नुट्सन नंबर हमारा काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो कि हमें दो चीजें बताता है। पहला तो हमें यह बताता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप प्रेजेंट है कि नहीं फ्लूइड में, और सेकेंडली हमें बताता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके सरफेस के साथ चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के साथ चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे। तो नुट्सन नंबर की वैल्यू लेस देन 0.01 होती थी, तो मैं बोल देता था कि जो मेरा फ्लो हो रहा है वो स्लिप फ्लो हो रहा है, नॉन स्लिप फ्लो हो रहा है। और जब तक 0.01 से लेकर 10 के बीच होती है तो हम उसको बोल देते हैं स्लिप फ्लो, और 10 से ज्यादा होती है तो फ्री मॉलिकुलर फ्लो। काफी इंपॉर्टेंट फेनोमीटर है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जामिनेशन। देन हमने आपसे फोर्सेज ऑन फ्लूइड के बारे में बात की थी। दो तरीके की फोर्सेज होती हैं, एक आपकी सरफेस फोर्सेज होती हैं, एक आपकी बॉडी फोर्सेज होती हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, वेट आपका क्या होता है, मास क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात की थी। देन हमने डेंसिटी के बारे में बात की थी, वेट डेंसिटी के बारे में बात की थी, आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात की थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात की थी, और सरफेस टेंशन के बारे में हमने बात की थी। एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है जो दो तरीके के फ्लूइड्स को आपस में सेपरेट कर रही होती है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। इसके अलावा सरफेस टेंशन हमने और चीजें देखी थी, लाइक सरफेस टेंशन एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही होती है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है जो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही होती है। इस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारी फोर्स वर्क डन होता है उसी को हम स्पेसिफिक एनर्जी बोल देते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सरफेस टेंशन के ऊपर जहाँ पे जो लेयर होती है उसके ऊपर एक फ्री सरफेस होता है, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कांस्टेंट होता है और शेयर स्ट्रेस हमारा जीरो होता है। तो ये कुछ बातें हमने और डिस्कस की थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा हमने बात की थी आपकी जो सरफेस टेंशन की यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। और हमने देखा था कि सरफेस टेंशन जो होता है आपका, उसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन अपॉन एरिया, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। गैसेस के केस में आपका जो सरफेस टेंशन होता है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक। इसके बाद हमने सरफेस टेंशन फॉर डिफरेंट केसेस की हमने बात की थी, लाइक आपका सरफेस टेंशन फॉर बबल क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है और जेट क्या होता है। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। फिर हमने एडेशन और कोहेजन के बारे में बात की थी। बेसिकली एडेशन और जो कोहेजन होता है काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर मुझे विस्कोसिटी को समझना है। आज जो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली विस्कोसिटी आज हम शुरू करेंगे। तो अगर मुझे विस्कोसिटी को समझना है तो उसके लिए मुझे एडहेशन और कोहेजन का फेनोमेना भी समझ में आना चाहिए, तभी मैं कोहेजन समझूंगा, तभी मैं विस्कोसिटी समझ पाऊंगा। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स के, मतलब अगर आपके सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो प्यार है वो ज्यादा है तो हम बोलते हैं कोहेजन है। अगर मॉलिक एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ प्यार ज्यादा है तो उसे हम एडहेशन बोलते हैं। कोहेजन अगर ज्यादा होता है तो लिक्विड वेट होता है, लिक्विड वेट नहीं करेगा सरफेस को, और अगर एडेशन ज्यादा होता है तो लिक्विड जो है सरफेस को वेट कर देता था। थीटा की वैल्यू लेस देन 90, तो यानी कि आपका जो सरफेस है वो वेट होना है, और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो आपका सरफेस जो है वो वेट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की थी। कैपिलरिटी के बारे में हमने बात की थी कि जब भी कोई वाटर के अंदर हम किसी भी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो जो वाटर है या तो वो ट्यूब के ऊपर जाता है या ट्यूब के नीचे जाता है। एक चीज मैंने आपको वहां पे ध्यान देने की कोशिश कहा था, क्या मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था कि जब मैं ट्यूब का डायमीटर इंक्रीज कर रहा हूं, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द ट्यूब डायमीटर, जो मेरा हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है वो नीचे जा रहा है। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज जो है वो नीचे जा रहा है। पहले कैपिलरी राइज की हाइट मेरी ये एच थी, अब वो नीचे चली गई। तो ये इसका आंसर आज के सेशन में मैं आपको दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करा था मैंने कैपिलरी राइज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। कैपिलरी राइज जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कैपिलरी फॉल। ठीक है। कैपिलरी राइज हमने डिस्कस कर लिया था, कैपिलरी फॉल हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी कैपिलरिटी से रिलेटेड, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देन हम हमारे नेक्स्ट सेशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक होगा, वेल विस्कोसिटी, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कैपिलरी फॉल के बारे में बात करूं मैं, तो क्या किया, जब मैंने किसी ट्यूब को अपने वाटर के अंदर इंसर्ट कराया, जब मैंने किसी ट्यूब को अपने वाटर के अंदर इंसर्ट कराया, तो मेरा जो ट्यूब है उसमें पानी नीचे चला गया। पानी नहीं बोल सकता मैं, पानी बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, मेरा फ्लूइड या जो मेरा लिक्विड है वो नीचे चला गया। तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा होता है एडहेशन की वजह से। ठीक है, अब मुझे जो हाइट है, जितना नीचे गया वाटर, ये जो हाइट है ये मुझे कैलकुलेट करना है। आई नीड टू कैलकुलेट दिस हाइट। मुझे इस हाइट को कैलकुलेट करके बताना है। अब इस हाइट को मैं कैलकुलेट कैसे करूं? इस हाइट को मैं कैलकुलेट कैसे करूं? तो सेम जैसे मैंने कैपिलरी राइज निकाला था कि एक सरफेस टेंशन की फोर्स है जो मेरे पानी को ऊपर खींच रही होगी, और एक मेरा सेल्फ वेट ऑफ द वाटर है जो पानी को नीचे खींच रहा होगा। मैंने दोनों को इक्वेट किया और हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकाल लिया। पर कैपिलरी फॉल में उल्टा हो रहा है। कैपिलरी फॉल में क्या हो रहा है कि सरफेस टेंशन मेरे पानी को नीचे खींच रही है। सरफेस टेंशन मेरे पानी को नीचे खींच रही है, लेकिन जो खुद का वेट है पानी का वो उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे पानी भरा है, आपने देखा होगा जब मग को आप नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हो, नीचे की तरफ जब आप पुश करने की कोशिश करते हो तो एक अपवर्ड फोर्स लगती है जो पानी को ऊपर खींच रही होती है। खैर वो हमारी बायोन्सी का प्रिंसिपल होता है, वो हम आगे देखेंगे। पर आपका यहाँ पे जो सेल्फ वेट है पानी का, वो पानी को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, और जो सरफेस टेंशन है वो पानी को नीचे करने की कोशिश कर रही है। तो ना तो सरफेस टेंशन एक हाइट के बाद जाके रुक गया है ना, उसके नीचे ना तो सरफेस टेंशन वाली फोर्स पानी को कर पा रही है, और ना पानी का जो खुद का वेट है वो उसको ऊपर खींच पा रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर दोनों रुक गए हैं। ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर ना तो अब मेरी जो सरफेस टेंशन है इस पानी को और नीचे खींच पा रही है, और ना ही मेरा जो सेल्फ वेट ऑफ द वाटर है इस पानी को ऊपर खींच पा रहा है। तो यहाँ पे मेरा पानी रुक गया है और इसी हाइट को मुझे कैलकुलेट करना है। तो सेम फेनोमेना जो इसके पहले मैंने किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मैंने देखी थी, सेम यहाँ पे भी होगा हमारा। ठीक है, सेम हम यहाँ पे भी डिनोट करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एस कॉस थीटा, जैसे कि पहले हमने देखा था। ठीक है, क्या किया हमने, जो मेरा एफ एस कॉस थीटा है उसको इक्वेट करा दिया वेट ऑफ फ्लूइड से। सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे साइन चेंजेस हो जाएंगे, तो साइन वैसे ही चेंज करेंगे तो कट जाएंगे, तो वो हमको डिनोट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेम वही एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू पाई डी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। एम जी को क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वी इंटू जी लिख सकता हूँ। सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, रो रो यानी डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी। सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। डी से एक डी कट जाएगा, सिग्मा सिग्मा रहेगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्या होता है, रिलेशन होता है अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करूं। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो है एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन से फ्रेम होते हैं। तो आप बॉक्स के अंदर रखिएगा। तो हम बॉक्स के अंदर देखते हैं। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है एच इक्वल्स टू, क्या मिला मुझे, एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। और यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल है ना। तो आप देख रहे होंगे कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज सेम आ रहा है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब मैंने कैपिलरी राइज निकाला था तो वो भी सेम आया था। यहाँ पे जब मैंने कैपिलरी राइज निकाला था तो भी मेरा आया था एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। सेम है। चलिए, अब यहाँ पे ये सारी चीजें हमको क्लियर हो गई है ना, सेम है डेरिवेशन, इसलिए ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फालतू टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। सेम है तो वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो फिर से उनको समझने का कोई मतलब नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये सब हमने देखा था कि किस तरीके से हमने एच की हाइट निकाली। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वी कैन कंक्लूड एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल विल बी सेम। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का, वो सेम आ रहा है। पर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि एच जो है आपका, एच जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डायामीटर ऑफ द ट्यूब है। यानी कि जब आप डायामीटर ऑफ द ट्यूब को इंक्रीज करते जाएंगे, व्हेन यू विल इंक्रीज द डायामीटर ऑफ द ट्यूब, जो आपका कैपिलरी हाइट हो, चाहे कैपिलरी राइज हो, चाहे कैपिलरी फॉल हो, वो दोनों कम होगा। अगर कैपिलरी राइज यानी वाटर यहाँ पे था, वाटर यहाँ पे था, और वाटर अब चढ़ के कैपिलरी राइज की वजह से यहाँ पे आ गया, तो अगर डायमीटर ऑफ द ट्यूब आप इंक्रीज करेंगे तो ये राइज कम होगा। ठीक, कैपिलरी फॉल था, कैपिलरी फॉल यहाँ पे था मान लीजिए, ठीक है, कैपिलरी फॉल ऐसे था। ठीक, जब आप डायमीटर ऑफ द ट्यूब इंक्रीज करेंगे तो ये फॉल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे ये वाली हाइट देखिएगा, तो कैपिलरी फॉल जो था वो ज्यादा था, जैसे जैसे आपने डायमीटर ऑफ द ट्यूब बढ़ाया तो ये फॉल कम होता गया। तो जब आप डायमीटर ऑफ द ट्यूब को इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, द कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल आर गेटिंग डिक्रीज। जो आपका कैपिलरी राइज है या चाहे आपका कैपिलरी फॉल है वो कम हो रहा है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो डायमीटर ऑफ द ट्यूब होता है वो कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हमें क्या लगता है कि डायमीटर इंक्रीज करूंगा तो अगर कैपिलरी राइज कम हो रहा है, कैपिलरी फॉल कम हो रहा है, तो कैपिलरी राइज कम हो रहा है तो कैपिलरी फॉल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें ही कम होंगी। चाहे आपका कैपिलरी राइज हो चाहे आपका कैपिलरी फॉल हो, दोनों चीजें कम होंगी। अब राइज तो हम ऊपर देखते हैं, फॉल हम नीचे देखते हैं, तो फॉल कम होगा यानी कि अगर मान लीजिए पहले फॉल यहां तक हो रहा था तो वो फॉल इस तरीके से ऊपर आएगा। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे ये वाले, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन, एफ एस कॉस थीटा वगैरह हमने देख लिया। ठीक है, के अलावा यही सारे कॉन्सेप्ट थे जो कैपिलरिटी में मुझे आपको बताने थे। ठीक, कैपिलरिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करते हैं वो आता है आपका एनुलैरिटी का। एनुलैरिटी में कुछ नहीं किया, जो मेरा ट्यूब मैंने इंसर्ट किया था पानी के अंदर, उसके अंदर एक और मैंने सॉलिड सॉलिड रॉड डाल दिया है। ये मेरा ट्यूब था पानी का, इसके अंदर मैंने एक और सॉलिड रॉड को इंसर्ट कर दिया है। तो जो ये रेड है ये आपका क्या है, सॉलिड रॉड है। ये जो आपका रेड कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज योर सॉलिड रॉड। ये क्या है आपका, सॉलिड रॉड है। क्लियर, जब मैं सॉलिड रॉड डालता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये मान लीजिए जो रॉड का रेडियस ऑफ रॉड है, जो रेडियस ऑफ रॉड है R1 है, रेडियस ऑफ ट्यूब क्या है आपका, जो रेडियस ऑफ रॉड है वो R1 है और रेडियस ऑफ ट्यूब आपका R2 है। तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल का, वो मिलता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी R2 माइनस R1। तो ये आपका एनुलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। कई बार क्वेश्चन तो अभी यहाँ तक वैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ है, पर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। ठीक है, तो मेक श्योर दैट वी आर ऑल्सो रिमेंबरिंग दिस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है, तो मैं उठा लेके यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा आपको चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं, अगर दो प्लेट डाली आपने, अभी तो आप ट्यूब डाल रहे थे, अभी मेरा ये लिक्विड है, इसमें हमने दो प्लेट डाली है, एक प्लेट और एक प्लेट, दो प्लेट अगर डाली है, और फिर कैपिलरी राइज है कैपिलरी फॉल जो हो रहा है, तो उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। व्हेन वी आर इमर्सिंग टू पैरेलल प्लेट्स इन अ फ्लूइड, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूंगा तो सेम यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा कि जो आपका एफ एस है, एफ एस कॉस थीटा है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आपसे मैं और इंपॉर्टेंटली डिस्कस करता हूँ। एक तो ये आपका जो थीटा है वो क्या होता है, थीटा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। दिस थीटा इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो आपका थीटा है ये क्या है, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो आपका मिनिस्कस है, ये जो मिनिस्कस है, मिनिस्कस से जब मैं टेंजेंट खींचूं, ये आपका ट्यूब है, ये आपका मिनिस्कस है, तो मिनिस्कस से अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो टेंजेंट जो मेरे सरफेस के साथ एंगल बनाता है, दैट इज माय एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल बिटवीन मिनिस्कस एंड सरफेस, आपका जो ये मिनिस्कस है और आपका ये जो सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज योर थीटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए ये पॉइंट। और सेकेंडली जब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ पैरेलल प्लेट्स के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो फोर्स है ये तो लेटरल लग रही, मतलब इंक्लाइन लग रही है, तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे मेरा एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे मेरा एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर से इनको मैं इक्वेट कराऊंगा आपस में फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो मेरा वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट है वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए, तो डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। जो मेरा वेट है, जो पानी का वेट है, जो नीचे की तरफ लग रहा है, और ये जो सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ, क्या देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा,
ये आपका एफ एस कॉस थीटा है, ये आपका सॉरी ये आपका एफ एस है, ये आपका एफ एस ही है, हाँ भी एफ एस है, ठीक है, ये भी आपका एफ एस है। तो ये आपका वेट है डब्ल्यू, और इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा वेट आ जाएगा, यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही एफ एस थीटा क्यों ले रहा हूँ कॉस, यहाँ तो दो है, मैं एक या दो नहीं, यहाँ पे पूरे सरफेस का एफ एस कॉस थीटा ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, पाई डी से मल्टीप्लाई करता हूँ जब मेरा सर्कल होता है, यहाँ पे मैं 2 on 2 विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मेरा सरफेस टेंशन लगेगा पूरी की पूरी यहाँ पे विड्थ पे लग रहा है, इसीलिए मैं एफ एस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, बी से, यानी कि जो मेरा सिग्मा है, जो मेरा सरफेस टेंशन है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विड्थ से। क्लियर है? तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम था। ठीक है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे मैंने जब वेट ऑफ द फ्लूइड को मल्टी इक्वेट कराया किससे, एफ एस कॉस थीटा से, तो एफ एस मेरा कितना था यहाँ पे, मेरा जो एफ एस था वो कितना था, सिग्मा इंटू पाई डी था पिछले वाले केस में, पर वहां पे तो सर्कुलर था मेरा ट्यूब, पर यहाँ पे तो ट्यूब कैसा है, ट्यूब नहीं है, यहाँ पे तो प्लेट है, तो प्लेट का यहाँ पे विड्थ कितनी है, बी है, विड्थ कितनी है, बी है, तो सिग्मा इंटू क्या किया मैंने, सिग्मा इंटू बी किया। अब एक प्लेट नहीं है, दो प्लेट है, तो इंटू टू, तो सिग्मा इंटू टू बी किया यहाँ पे, इसलिए मेरा यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे दो विड्थ है, वहां पे पूरा ऐसा सरकमफेरेंस था, यहाँ पे तो सरकमफेरेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो विड्थ है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया दो विड्थ से। क्लियर है? यहाँ पे सिग्मा इंटू टू बी क्यों आया, देन सिग्मा इंटू टू बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो मेरा बाकी ये वाला सब कॉन्सेप्ट सेम है, एम की जगह क्या रख दिया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट रख दिया, ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट कर दिया वो, और जो आपका एरिया था वो एरिया यहाँ पे बी इंटू टी होगा, क्योंकि विड्थ इंटू थिकनेस, एरिया क्या होगा, अरे इसका एरिया अगर मुझे निकालना हो इस लाइन का, तो यहाँ पे जो थिकनेस है इसकी इंटू कर दिया मैंने विड्थ से, तो विड्थ इंटू थिकनेस, जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरी जो एच की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, एच दिख नहीं रहा होगा यहाँ, एच इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी। क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है लिक्विड का, या आप बात कर सकते हैं, बेसिकली हम लिक्विड के केस में ही ज़्यादा विस्कोसिटी का यूज़ करते हैं, पर गैस में भी विस्कोसिटी होती है। तो विस्कोसिटी फ्लूइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और जहाँ से एग्जामिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपल आपको साफ जो नॉर्मल देसी भाषा होती है उसमें समझाने की कोशिश करूँ विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी इज योर रेजिस्टेंस टू फ्लो, है ना, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। गाढ़ापन, किसी भी फ्लूइड का जो गाढ़ापन होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा फोम में या अपने मटेरियल्स में, कि जब हम उसी को खींचते हैं, किसी मटेरियल को हम डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो इंटरनल स्ट्रेस है उस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है। सेम होता है आपके फ्लूइड के साथ, कि जब फ्लूइड को मैं डिफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, फ्लूइड जब फ्लो होने की कोशिश करता है, फ्लूइड का डिफॉर्मेशन क्या है, उसका फ्लो, तो फ्लूइड जब यहाँ पे फ्लो होने की कोशिश करता है, तो उसमें भी यही होता है कि एक फोर्स होती है जो उस फ्लो को रजिस्ट करती है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो होगी वो क्या होगी, आपका रेजिस्टेंस टू फ्लो, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अनदर लेयर। अब जैसे मैं फ्लूइड की बात करूं, ये मेरा फ्लूइड है, ये मेरा फ्लूइड एलिमेंट है, देयर आर डिफरेंट लेयर्स, लाइक ये आपका लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। जब लेयर नंबर 1 फ्लो करना चाह रही है, तो ये जो लेयर नंबर 2 है इसको रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, ये जो लेयर नंबर 2 है, दिस इज रेजिस्टिंग दिस लेयर, एंड लेयर नंबर 1 इज ट्राइंग टू फ्लो द ट्राइंग टू फ्लो, ठीक है, लेयर नंबर 1 फ्लो होनी चाह रही है, पर जो लेयर नंबर 2 है इसको रेजिस्ट कर रही है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में
इन दोनों लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस किस वजह से आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है हम गैस की बात कर रहे हैं कि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इंटरनल मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो होता है उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो कोहेजन होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेजन होता है उस कोहेजन की वजह से ये रेजिस्टेंस आता है। डीप में आप डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पर अभी हमें बेसिक डेफिनेशन समझना जरूरी है कि विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड ऑफर्ड बाय वन लेयर टू अनदर लेयर। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू अनदर लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, इसको मैं डिफॉर्म करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू डिफॉर्म दिस फ्लूइड, बट ये जो रेजिस्टेंस है इसकी लेयर का जो मेरे को डिफॉर्म, जो मेरे को ये फोर्स लगानी पड़ रही है ना, तो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन को ही मैं क्या बोलता हूँ, विस्कोसिटी बोलता हूँ। इन अ फ्लूइड फ्लो ऑफ अ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड एलिमेंट मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज ईच एलिमेंट फील सम रेजिस्टेंस। अब इसको एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, है ना, एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये एक कोई छोटा बालक है, ठीक है, एक छोटा बालक है और इसके ये पिताजी है, ठीक। बालक का नाम दे दिया हमने छोटा है और पिताजी का नाम दे दिया हमने। अब ये जो पिताजी हैं ये बालक का हाथ पकड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो पिताजी के पैर थोड़े बड़े हैं, है ना, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। बालक के पैर थोड़े छोटे हैं तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जो पिताजी हैं वो बालक को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो कुछ एक फोर्स लगा रहे हैं जिनको आगे खींचने की। बालक धीमे चल पा रहा है, तेज नहीं चल पा रहा है, तो पिताजी को पीछे की तरफ खींच रहा है, तो वो एक फोर्स लगा रहा है पिताजी के ऊपर। तो यानी ऊपर वाली लेयर है मेरी, वो नीचे वाली लेयर के ऊपर, फ्लूइड के केस में बता रहा हूँ, ये हमारा नॉर्मल जनरल लाइफ एग्जांपल हो गया। फ्लूइड में ये लेयर नंबर ए है, ये लेयर नंबर बी है, तो ये लेयर नंबर ए आगे जाना चाह रही है और लेयर नंबर बी जो है उसको रोक रही है। तो इसकी वजह से जो उनके बीच में स्ट्रेस, इनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज योर विस्कोसिटी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, यहाँ पे तो बालक छोटा था, उसके पैर छोटे थे, वो धीमे चल रहा था, पिताजी उसको आगे खींच रहे हैं, बालक पिताजी को पीछे खींच रहा है, इसमें कश्मकश हो रही है इनके बीच में, तो उसकी वजह से जो विस्कोस, जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो हमने विस्कोसिटी। पर लिक्विड के केस में ऐसा क्यों है? लिक्विड के केस में तो सारे लिक्विड एक जैसे हैं, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, एक मॉलिक्यूल तेज चल रहा है, एक मॉलिक्यूल धीमे चल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा होता है आपके कोहेजन की वजह से, एडहेशन की वजह से और वैन वाल फोर्सेस की। आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है। अभी आप मान के चलिए कि एक लेयर तेजी से चलती है, दूसरी लेयर धीमी चलती है। कैसे? ये वाली मान लीजिए फ्लूइड है, ठीक है, ये एक लेयर है, दूसरी ये लेयर है, तीसरी ये लेयर है। इसकी वेलोसिटी 8 है, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 12 है। जो 10 है वो 8 वाली को आगे खींचने की कोशिश करेगी और 8 वाली 10 को पीछे खींचने की कोशिश करेगी। 12 वाली 10 को आगे खींचने की कोशिश करेगी और जो 10 वाली 12 को पीछे खींचने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से विस्कोसिटी जनरेट हो गई। तो दिस इज योर विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी किन वजहों से होती है? अब यहाँ पे मैं आपको इसका रीजन दूंगा कि जो अलग अलग लेयर होती है फ्लूइड की, वो अलग अलग वेलोसिटी से क्यों ट्रेवल करती है, क्या उसके पीछे बेसिक हमारा रीजन होता है, ठीक है। तो जो आपकी कोहेसिव फोर्सेस होता है, पहला रीजन इन द केस ऑफ लिक्विड, और आपका इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है इन द केस ऑफ गैस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है इन द केस ऑफ गैस। चलिए आगे मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करता हूँ। ये मेरा क्या है? दिस इज माय लिक्विड, ठीक, दिस इज माय लिक्विड। तो लिक्विड के बीच में जो कोहेजन है उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, उनके बीच में जो कोहेजन होता है उसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में, ये मेरा लिक्विड का केस है, सारे मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल आपस में चिपके। तो ये मॉलिक्यूल को मैं खींचूंगा तो साथ में ये वाला मॉलिक्यूल भी खींचेगा, क्योंकि आपस में चिपके हुए हैं, कोहेजन है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो लिक्विड में समझने में तो दिक्कत नहीं होती होगी, कोहेजन की वजह से सीधे सीधे होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं गैस की बात करता हूँ तो गैस में तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में तो कोई ऐसा खास कोहेजन होता नहीं है। यही मैंने आपसे डिस्कस किया था जब मैं कोहेजन और एडहेशन की बात कर रहा था, कि गैस के तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस टेंशन भी मैंने आपको बताया था, सरफेस टेंशन में कोहेजन हमारा आया था, और सरफेस टेंशन में भी मैंने आपको ये बताया था कि सरफेस टेंशन के केस में भी कोहेजन होता है, पर गैस के केस में सरफेस टेंशन हम ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, क्योंकि गैस में उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन नहीं होता। तो सेम यहाँ पे भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है
ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ मास होगा, ना मास इसका मान लीजिए m1 है, इसका m2 है। अब ये ऐसे घूम रहे हैं, एक यहाँ, 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 यहाँ से घूम रहे हैं, ठीक है? कहीं भी घूम रहे हैं। अगर कहीं भी ये घूम रहे हैं, ऐसा एक पॉइंट आएगा जब एक दूसरे से टकराएँगे, है ना? एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इधर पहुँच गया, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इधर, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है इधर से, फिर एक मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है। कभी ना कभी तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से जाके इससे टकराएगा, कोई मॉलिक्यूल आके इससे टकरा जाएगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ से आके इससे टकरा जाएगा, ठीक है? कोई मॉलिक्यूल यहाँ से आके इससे टकरा जाएगा। तो आपस में जब ये टकराएँगे तो इनमें क्या होता है, मोमेंटम एक्सचेंज होता है। और जब इनमें मोमेंटम एक्सचेंज होता है तो एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से गैसेस के केस में विस्कोसिटी होती है, यानी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन होता है। जैसे आप आ रहे हैं, आप अपनी साइकिल लेके यहाँ से आ रहे हैं, साइकिल में बैठ के आप आ रहे हैं और मैं अपनी साइकिल लेके यहाँ से ये बैठा हुआ हूँ और हमारा अगर कोलिजन हो गया, तो हमारा अगर कोलिजन होगा, हम टकरा गए, तो हमारे बीच में फ्रिक्शन आएगा। अगर मैं आप हैं और ये मैं हूँ और हम आपस में साइकिल से जाके टकरा गए, तो हमारे बीच में फ्रिक्शन आएगा और यही फ्रिक्शन की वजह से, है ना? जब हम आपस में चिपकते हैं तो हमारा फ्लो तो स्मूथ नहीं रहेगा ना, अगर मैं आपस आप यहाँ से स्मूथली चले जाएँ, आप यहाँ से स्मूथली चले जाएँ, ऐसा नहीं हुआ। आप आके टकरा गए मेरे से, तो आपका जो फ्लो है वो सही नहीं हुआ, कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है फ्लो का, है ना? मतलब आप कंटीन्यूअसली फ्लो नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप कंटीन्यूअसली फ्लो नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कुछ रेजिस्टेंस आया, कुछ इंटरनल फ्रिक्शन आया और दैट इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से ही आपकी जो विस्कोसिटी है गैस के केस में जनरेट हुई। तो यहाँ से 2 की पॉइंट्स मेरे को नोट करने हैं। यहाँ से 2 की पॉइंट्स मुझे नोट करने हैं। पहला की पॉइंट मुझे ये नोट करना है कि कोहेसिव फोर्सेस, पहला की पॉइंट मुझे ये नोट करना है कि कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं लिक्विड के केस में होती हैं, इसकी वजह से उसमें विस्कोसिटी आती है। दूसरा गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफर होता है मोमेंटम का, जिसकी वजह से उसमें विस्कोसिटी आती है। ठीक है? कोहेसिव फोर्सेस जो गैसेस के केस में होती है वो बहुत कम होती है। कई बार मैंने आपको बताई है ये बात, सरफेस टेंशन में डिस्कस की थी, कोहेजन में भी डिस्कस की थी, फिर से बता रहा हूँ कि आपकी जो गैसेस होती हैं उसमें जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होती है। ठीक है? अभी ये वाला डायग्राम छोड़िए, अब मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा, अभी मैं आपसे, अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया वो ठीक था, है ना? विस्कोसिटी हमने समझ लिया क्या होता है, क्लियर है? ठीक, तो अभी तक तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि विस्कोसिटी क्या होती है। अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अलग-अलग लेयर का जो वेलोसिटी होती है वो अलग-अलग है ना? अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अलग-अलग लेयर की वेलोसिटी अलग-अलग है। चलिए अब इसको डिटेल में समझेंगे। ये मेरे फ्लूइड के मॉलिक्यूल, ये मेरी लेयर नंबर 1 है, ये मेरी लेयर नंबर 2 है, ये मेरी लेयर नंबर, ये मेरी लेयर नंबर 4 है, ये मेरी लेयर नंबर 5 है, मेरी लेयर नंबर 6 चल जाएगा मैं लेयर बनाते हुए। एक लेयर, लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 5, ठीक है? ये अलग-अलग लेयर है। अब जो सबसे नीचे वाली मेरी लेयर है, वो मेरे सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आ गई है। सबसे नीचे वाली लेयर है वो मेरे सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आ गई। ये मेरा सरफेस है। दिस इज़ माय सरफेस। ये मेरा सरफेस। सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आई। तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं या जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं, जब वो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएँगे तो कुछ ना कुछ उनके साथ एडहेशन होगा। तो एडहेशन होने की वजह से ये यहाँ पे चिपक जाएँगे। और यही मैंने आपको बताया था, एक रीज़न और मैंने आपको बताया था कि जो नुड्सन नंबर की वैल्यू अगर 0.01 से कम होती है, तो वो क्या होती है, नो स्लिप कंडीशन होती है। नो स्लिप कंडीशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? रुटसन नंबर की वैल्यू मेरे, जब भी मैं एफएम की बात कर रहा हूँ, लेस देन 0.01 ही मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम लेके चल रहा हूँ। फ्लूइड को एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेके चल रहा हूँ और उसी तरीके से मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं बात करूंगा तो नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है। इसका मतलब ये है कि नुटसन नंबर की वैल्यू जब 0.01 से कम है, दैट मीन्स कि जब भी मेरे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, उनकी वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी।
और अगर उनकी वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो जा रही है, यानी वो मॉलिक्यूल्स मेरे सरफेस के साथ चिपक गए हैं। अगर वहां पे मेरे मॉलिक्यूल सरफेस के साथ चिपक गए हैं, वेलोसिटी उनकी 0 हो गई है, तो यहाँ पे वो रेस्ट करें। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0, किस वजह से होता है ऐसा? न्यूटन नंबर वगैरह तो ठीक है, ये दो वजह से होता है। एक तो आपकी एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, पहला तो आपकी एडहेसिव फोर्सेस, और दूसरी आपकी जो वीक वांडर वॉल फोर्सेस होती है। वांडर वॉल फोर्सेस तो पूरे फ्लूइड में लगेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लेयर पे लगेगी, पर यहाँ एडेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, सरफेस पे आके मेरे मॉलिक्यूल्स चिपक गए। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये तो थोड़ा दूर है ना सरफेस से, इसकी तो नॉर्मल वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, पर फिर भी इन लोग तो, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो ये चिपक के तो रहेंगे, पर फिर भी इसके ऊपर वाली की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस, अब इसके ऊपर पहली लेयर तो चिपक गई, ठीक है, दूसरी लेयर तो नॉर्मल फ्लो करेगी, पर उसमें भी थोड़ा रेजिस्टेंस तो रहेगा ना, बिल्कुल नॉर्मली तो फ्लो नहीं कर पाएगी ना। अगर मान लीजिए पहली लेयर चिपक गई है और दूसरी लेयर, ये मेरी पहली लेयर चिपक गई है, अब दूसरी लेयर इसके ऊपर आना चाह रही है, तो बिल्कुल नॉर्मली तो फ्लो नहीं कर पाएगी, थोड़ा तो रेजिस्टेंस आएगा, तो वेलोसिटी थोड़ी तो कम होगी यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी मेरी 2 है, अब इसके ऊपर और जाऊंगा तो उसकी तो वेलोसिटी और ज्यादा होगी ना, अब उसका तो इतना ज्यादा रिलेशन ही नहीं है यहाँ से, है ना। इसका इसके साथ तो प्यार अच्छा था, पर इसका तो उतना ज्यादा प्यार, के बीच में ही प्यार होगा इनके बीच में, पर इसके और इसके बीच में तो उतना अच्छा प्यार नहीं होगा, तो इतना जोर से इसको पकड़ के नहीं रख पाएगी, तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। ऐसे जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, तो मेरी वेलोसिटी जो है फ्लूइड पार्टिकल्स की, वो बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसा हमने देखा भी होगा कि जब भी हम किसी चीज को ऐसे कहीं पे कोई चीज चिपकी है और उसको निकालते हैं, तो ऊपर वाली जो चीजें होती है वो ज्यादा जल्दी डिफॉर्म हो जाती है, नीचे वाले में ही चिपके रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, तो क्यूब से होगा नहीं, थोड़ा सा तो मैं आपको डिटेल में करके दिखा देता। ये मेरा फ्लूइड का मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको यहाँ पे खींचूंगा, तो ऊपर वाली लेयर तो डिफॉर्म हो जाएगी, है ना, नीचे वाली थोड़ी डिफॉर्म होगी, और उसके नीचे वाली बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होगी। ऊपर वाली ज्यादा डिफॉर्म हुई, बीच वाली थोड़ी कम, और नीचे वाली बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही वो वेलोसिटी के साथ है, नीचे जो वेलोसिटी है वो 0 है, ऊपर वेलोसिटी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, तो सबकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते इंक्रीज होती जा रही है। यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये मेरा सरफेस है, वेलोसिटी वहां पे 0 है, इसकी वजह से आपकी एडहेसिव फोर्सेस से और वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, एडहेसिव फोर्सेस और वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो वेलोसिटीज हैं, वो यहाँ पे नीचे वाले पार्टिकल की 0 है, ऊपर जाता जा रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, तो वो कुछ ऐसा इस तरीके से बनेगा, है ना। वो इंक्रीज है, यहाँ पे कम नहीं होगा, आगे इंक्रीज होता है। ऐसे ही, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है कि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी बताता है। तो पहला पार्टिकल मेरा यहीं पे रह जाएगा, दूसरा पार्टिकल थोड़ा और आगे 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 ऐसे ऊपर जाता जाऊंगा, तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहीं से मैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिराइव करूँ, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे जैसे मैं मेरे फ्लूइड में पार्टिकल्स ऊपर जाते जाएंगे, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो एज वी मूव अपवर्ड, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल विल गेट इंक्रीज। अब तो क्लियर है कि विस्कोसिटी क्यों लग रहा है, आगे वाला पार्टिकल ज्यादा तेजी से क्यों चल रहा था, पीछे वाला पार्टिकल कम तेजी से क्यों चल रहा था, ऊपर वाली लेयर ज्यादा तेजी से क्यों चल रही थी, नीचे वाली लेयर कम तेजी से क्यों चल रही थी। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को आगे खींचने की कोशिश कर रही है, ये ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर को आगे खींचने की कोशिश कर रही है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से इनके बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, एंड दिस इंटरनल फ्रिक्शन इज नथिंग बट योर, तो यही इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, मेरा विस्कोसिटी। यानी मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी फ्लूइड की इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं एक पार्टिकल लूँ, यहाँ पे एक लेयर लूँ और उसको एनालाइज करूँ डीप में, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक लेयर उठाई और इसको अब मैं एनालाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे फ्लूइड की पार्टिकल की वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पे यू है, पॉइंट पे यू है, ठीक है, ये एक पूरी लेयर को एनालाइज कर रहा हूँ, ये पूरी लेयर मेरी ए है, ठीक है, ए बोल लीजिए, ए डैश बोल लीजिए। तो यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी यू है, तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वहां पे थोड़ी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, यू प्लस डी यू। तो नीचे वाली लेयर की अगर वेलोसिटी यू है, ऊपर वाली की यू प्लस डी यू हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे समझ, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मेरी जो वेलोसिटी थी कितनी है, यू है। यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी यू है, आगे वाले पार्ट, सॉरी, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी यू है। ये दो लेयर ली मैंने, है, जो मैं अभी आपको लेयर दिखा रहा हूँ, दो लेयर ली। एक लेयर मेरी ये है, लेयर मेरी ये, ठीक है। जो अभी मैंने आपको एलिमेंट दिखाया ना, यही एलिमेंट को मैंने वहां पे दिखाया।
ये पूरा एलिमेंट की। अब इस एलिमेंट में सिर्फ आप इस एलिमेंट को देखिए, ये मैंने एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट है। यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी u है, यहाँ तक मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी। पर अब मेरी ऊपरी लेयर तो थोड़ा आगे पहुंच गई है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। तो ये मेरी जो इतना पार्ट है, ये कितना है मेरा du पार्ट, ये मेरा du है, ठीक है। यहाँ तक मेरा u था और यहाँ तक भी मेरा u था, यहाँ पे देखा है, ये मेरा थोड़ा सा आगे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठीक, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी u है, यहाँ तक भी u होगी और इतने पार्ट में du और होगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, u प्लस du। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, u प्लस du। वही मैंने आपको यहाँ पे भी, यहाँ तक अगर मेरी वेलोसिटी u है, यहाँ तक अगर मेरी वेलोसिटी u है, यहाँ तक u होगी, पर इतना तो और आगे मैं चला है ना, इतना जो मैं और आगे चला तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी du थी। तो टोटल वेलोसिटी अगर मैं यहाँ से देखूंगा, टोटल वेलोसिटी अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, u प्लस du, ठीक है। टोटल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, u प्लस du। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेरा टाइम आ गया है, मैं किसका बारे में बात करूँ, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात, ठीक है। कि बाकी सारी चीज़ें तो अब हमको क्लियर हो गई कि विस्कोसिटी क्या होता है, क्यों ऊपर की वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे की वेलोसिटी कम है, ये सब हमको क्लियर हो चुका है। अब मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैं विस्कोसिटी के बारे में बात, मैं अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो आपको पता है कि जब मैं सोम की बात करता हूँ, जब मैं सोम की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि शेयर स्ट्रेस जो है सोम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, शेयर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ये मेरी कोई बॉडी है, ठीक है, दिस इज माई एनी बॉडी, कोई बॉडी है मेरी, है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, टाउ लगाया, ये डिफॉर्म कर गई। कितने एंगल से डिफॉर्म कर गई, 5 एंगल से ये डिफॉर्म कर गई, ठीक है। 5 एंगल से डिफॉर्म कर गई और मैंने बोल दिया कि जो मेरा शेयर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेन, ठीक है। और हुक्स लॉ के हिसाब से भी यही सही था, जो मेरा शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेन। तो मेरा अगर मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, ठीक है, दिस इज माय बॉडी, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये डिफॉर्मेशन हुआ, जो चेंज इन एंगल आया वही मेरा शेयर स्ट्रेन था। तो ये डिफॉर्मेशन यहाँ पे रुक गया, ये होता चला जा रहा है, मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन आके यहाँ पे रुक गया। अब क्या ऐसा हो रहा है कि डिफॉर्मेशन होते ही चला जा रहा है। तो सॉलिड के केस में डिफॉर्मेशन मेरा फिक्स होता है कि हाँ जितना होना होगा उतना हो जाएगा। देखिए जब मैं लिक्विड की बात करता हूँ, ये मेरा लिक्विड है और इसमें अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये मेरा लिक्विड है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, तो ये लिक्विड में डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन में नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है। जब मैंने यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट था उस पर मैंने टाउ लगाया तो वो 0 से 1 पे पहुंचा, टाइम t1 पे, पर टाइम T2 पे वो 2 पे पहुंच गया, टाइम T3 पे 3 पे पहुंच गया और टाइम T4 पे 4 पे पहुंच गया। तो मेरा टाइम जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। पर जब मैं बात कर रहा था किसमें, सॉलिड में, तो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन मेरा नहीं बढ़ रहा था। यहाँ पे मैंने, ये मेरा, तो मैंने शेयर स्ट्रेस लगाया, यहाँ पे ऊपर मैंने शेयर स्ट्रेस लगाया, डिफॉर्म हो गया, बस इतना ही रहेगा। मैं 1 बजे देखूँ, 2 बजे देखूँ, 3 बजे देखूँ, 4 बजे देखूँ, इतना ही रहेगा। लेकिन जब मैं फ्लूइड की बात करता हूँ, मैंने शेयर स्ट्रेस लगाया, उसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता जाता है। 1 बजे देखूंगा तो कहीं और पे होगा पानी, 2 बजे देखूंगा तो कहीं और पे होगा, 3 बजे देखूंगा तो कहीं और पे।
ये पार्टिकल है 1 बजे यहाँ था, 2 बजे यहाँ पहुँच जाएगा, 3 बजे यहाँ पहुँच। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा जो डिफ़ॉर्मेशन है वो कंटीन्यूअस होता चला जा रहा है। तो वो मेरे को यहाँ पे इसीलिए मैं हुक्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं बोल सकता हूँ। तो मुझे नया लॉ की ज़रूरत थी, जो मुझे किसने दी? न्यूटन्स ने दी। और उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे भी वो तो बिल्कुल सही बात है कि जितना ज़्यादा मैं shear स्ट्रेस लगाऊँगा, डिफ़ॉर्मेशन मेरा उतना ही ज़्यादा होगा। दिस इज़ ट्रू। लेकिन जितना ज़्यादा मैं shear स्ट्रेस लगाऊँगा, डिफ़ॉर्मेशन मेरा उतना ही ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन टाइम के साथ वो डिफ़ॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो shear स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ shear stress is directly proportional to rate of change of strain। ठीक है, यानी स्ट्रेन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से मुझे न्यूटन्स लॉ मिलता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन टी। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन। ठीक है, इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। और जो भी हमारी चीजें हैं, विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक, इस सेशन के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे जो तब क्या होता है कि फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ अ फ्लूइड टू अनदर लेयर। दो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, या तीन लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, दिस रेजिस्टेंस, जो दो लेयर के बीच में आपका रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज योर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो दो लेयर्स के बीच में आपका रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज योर डिफॉर्मेशन। तो यही आपका विस्कोसिटी होता है। इसके अलावा विस्कोसिटी में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए फ्लो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स छोड़िए, मतलब फ्लो अगर आपका आगे की तरफ है, तो विस्कोसिटी हमेशा उल्टे डायरेक्शन में लगेगी। फ्लो ऐसा है, विस्कोसिटी ऐसा है, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्लो को डिफॉर्म रोक रही है ना, फ्लो को आगे जाने से रोक रही है आपकी विस्कोसिटी, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो विस्कोसिटी इज ऑलवेज एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट भी आप नोट करें, विस्कोसिटी ऑलवेज एक्ट एट द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने ये बताया था कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पे u1 है, यहाँ पे u2 है, फ्लो आपका आगे की तरफ है, विस्कोसिटी पीछे की लगेगी। तो विस्कोसिटी एक्ट्स अपोजिट, विस्कोसिटी एक्ट्स अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ये पॉइंट भी आपके लिए ठीक है। बाकी इस तरीके से हमारा न्यूटन्स लॉ का मैंने अभी एक भूमिका बना दी है। अगले में हम न्यूटन्स लॉ शुरू करेंगे कि हम क्यों हुक्स लॉ को यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हुक्स लॉ में डिफॉर्मेशन फिक्स होता है, लेकिन जो फ्लूइड होता है उसमें डिफॉर्मेशन फिक्स नहीं होता है, डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे नए लॉ की जरूरत थी, जो हमें न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने बोला कि जो टाउ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन होगा उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उम्मीद करता हूँ जो चीजें अभी हमने समझी वो आपको समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, पूछ सकते हैं कुछ भी आपको क्वेरी आती है तो। और मेक श्योर हम नोट साथ में बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन अगर आप अपने लेवल पे करना चाह रहे हो तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक खत्म हो रहे हैं, जैसे हमारा डेंसिटी का टॉपिक था, जैसे प्रॉपर्टीज के टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है, तो मैं लेकिन क्या कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें एकदम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीजें एक बार कवर हो जाए, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे